जैसा कि अपन ने मोनेरा स्टार्ट कर चुके थे अपन लास्ट क्लास में, तो आज उसके थोड़ा सा डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा है क्या, मोनेरा के कितने भाग हैं। लास्ट क्लास में अपन ने मोनेरा के अंदर आर्कीबैक्टीरिया पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन फिर आज दोबारा से आर्कीबैक्टीरिया वापस समझा देता हूँ। आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इन चार भागों में मोनेरा को डिवाइड किया गया है। क्या नाम है? पहला आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तीसरे नंबर का नाम है साइनोबैक्टीरिया, और चौथा अपना पॉइंट है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। जैसे कि अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया वे जीव हैं जो कि अत्यंत ही कठिन आवास स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ, जितने भी लवणीय क्षेत्र होते हैं या गर्म स्थान होते हैं, या फिर आपने गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र देखा होगा, इन जगह पर आर्कीबैक्टीरिया जीव पाए जाते हैं। मैं बात करता हूँ गर्म झरने, सभी ने देखे। तो गर्म झरने में जो बैक्टीरिया पाया जाता है आर्कीबैक्टीरिया, उस आर्कीबैक्टीरिया का क्या नाम है? थर्मो एसिडोफिलस। क्या नाम है? थर्मो एसिडोफिलस। उसके बाद मैं बात करता हूं कच्छ क्षेत्र कि कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले आर्कीबैक्टीरिया का क्या नाम है? तो उसका नाम है मिथेनोजेन। क्या नाम है? मिथेनोजेन। लास्ट क्लास में अपन यहाँ पर एथेनोजन पढ़ा दिया था, तो उसकी जगह करेक्शन कर लेना, मिथेनोजन आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं मिथेनोजन। मिथेनोजन जो है ये गाय व भैंस की आंतों में भी पाया जाता है। मिथेनोजन मैं लिख देता हूं कि गाय और भैंस की आंतों में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मिथेनोजन? गाय व भैंस की आंतों में। उसके बाद अपन बात करें, आपको नाम से पता चल रहा हो, मिथेनोजन यानी मीथेन। और जो मीथेन गैस जो बनती है वो किससे बनती है? गोबर से, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अपना फर्स्ट पॉइंट है मोनेरा जगत का, उसके अंदर अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया गर्म स्थानों पर या लवणीय क्षेत्रों पर या कच्छ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो गर्म झरने या जो गर्म स्थान, उन पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया, उसका नाम है थर्मो एसिडोफिलस। ये नाम याद रखना। क्या नाम? थर्मो एसिडोफिलस। उसके बाद बात करें कि कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले आर्कीबैक्टीरिया का क्या नाम है, तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं, मिथेनोजन। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? मिथेनोजन, ठीक है। और मिथेनोजन जो है वो गाय में भैंसों की आंतों में भी पाया जाता है। और मिथेन जो कि गोबर गैस से जो गोबर से बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यू बैक्टीरिया। क्या नाम है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही कहा जाता है बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। और बैक्टीरिया की जो खोज की गई वो कब की गई? सन 1676 ईस्वी में। किसने की? सभी को याद होगा ये चीजें, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले जो बैक्टीरिया देखा वो किसमें देखा? तो इन्होंने जो बैक्टीरिया देखा वो देखा दांतों की खुरचन। किसमें देखा? दांतों की खुरचन से इसने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप की सहायता से बैक्टीरिया को ढूंढ निकाला। और उन्होंने क्या नाम दिया उस बैक्टीरिया को? एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। तो आपको ये नाम याद रखना है कि
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांतों की खुरचन से जो बैक्टीरिया ढूंढा या जो बैक्टीरिया पाया उसका क्या नाम रखा उसने, एनिमलक्यूल। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि इसकी जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। जैसे कि मैंने आपको जब मैं मोनेरा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और मैंने बताया था कि मोनेरा के अंदर किसको रखा गया है, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखे थे। जब आप आइडिया लगा सकते हो कि जब मोनेरा ही की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो क्या बैक्टीरिया की भी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी क्या, बिल्कुल। तो बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की, इसकी सेल बनी होती है किसकी, बैक्टीरिया की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। बात आती है कि पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बना होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो बना होता है, एक तो होता है म्यूरेमिक अम्ल। कौन सा अम्ल, म्यूरेमिक। और दूसरा है डाई अमीनो पिमेलिक अम्ल। पेप्टिडोग्लाइकेन जो बना होता है वो म्यूरेमिक अम्ल और डाई अमीनोपिमेलिक अम्ल जैसे रासायनिक पदार्थों से पेप्टिडोग्लाइकेन बना होता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके आवास के बारे में कि जो बैक्टीरिया है वो किस वातावरण में रह सकता है, किस वातावरण में जी सकता है, उसका टेम्परेचर क्या है, कितने पे वो जीवित रह सकता है और कितने पे वो मर सकता है। ठीक है, वो सारा पढ़ेंगे। ये मैं मिटा देता हूं। इसके बाद बात करते हैं आवास के बारे में, बैक्टीरिया के आवास के बारे में। तो बात करते हैं बैक्टीरिया का जो आवास है वो भूमि, मृदा, जल, वायु, भोजन और जंतुओं के शरीर आदि में ये पाया जाता है। मुख्यतः ये मनुष्य की आंतों में भी पाया जाता है, मनुष्य की आंतों में भी पाया जाता है। और मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। पूरा नाम बता देता हूं, एसिडियाई कोलाई। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो आपका क्या आंसर होगा, ई कोलाई या फिर एशिरियाई कोलाई। आपने कई बार सुना होगा, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, बोला होगा कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में पाचन ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो ई कोलाई क्या करता है, ई कोलाई एक प्रकार से परजीवी है। क्या है, परजीवी है। यानी आप जो भोजन लेते हो उस भोजन को आपकी आंतों में नहीं लगने देता है और उससे पहले वो खुद ही खा जाता है। जब तो आप पचते नहीं और बोलते कि डॉक्टर साहब मैं इतना खाता हूं लेकिन मैं पच नहीं रहा है मेरा खाना और मैं फूल नहीं रहा हूं, है ना। फिर डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि आपके पेट में कीड़े हैं। वो एक्चुअली कीड़े नहीं होते हैं, वो एक्चुअली बैक्टीरिया होते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम होता है एशिरियाई कोलाई। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसके टेम्परेचर के बारे में कि ये कितने टेम्परेचर पर जीवित रह सकता है। बैक्टीरिया जो है -190 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पर, -190 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आप कह सकते हो यदि बात की जाए हिमालय की तो वहां भी वो जीवित रह सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम 78 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जीवित रह सकता है। यदि 78 से ऊपर होता है तो ये क्या हो जाता है, बैक्टीरिया स्वतः ही मर जाएगा। ओके, आगे बात करें अपन इसके पोषण के बारे में कि ये पोषण किस प्रकार से लेता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। पोषण, पोषण ये 3 टाइप से लेता है। एक तो है मितौपजीवी,
एक सहजीवी और एक है परजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी, सहजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी में वे जीवाणु आते हैं जो मृत पादपों या जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जो मृत पादपों या जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो वो जीवाणु एग्जाम क्या नाम है जीवाणु का? एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर, यहां से इसको रख कर देता हूं, दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, आगे हम बात करें सहजीवी की। सहजीवी वे जीवाणु जो अपना पोषण जंतुओं या पादपों से प्राप्त करते हैं। परस्पर ये भी होता है कि दोनों को लाभ भी हो। सहजीवी जो जीवाणु होते हैं कैसे होते हैं? ये जंतु और पादपों से पोषण तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही ये इस प्रकार के होते हैं कि दोनों को लाभ भी हो, एक दूसरे को नुकसान ना हो। ठीक है, लाभ किस प्रकार से होगा? लाभ इस प्रकार से होगा कि बैक्टीरिया जो है पादपों से तो पोषण प्राप्त करेगा और उनको क्या देगा? नाइट्रोजन। उनको क्या देगा? नाइट्रोजन यौगिक प्रदान करेगा। और नाइट्रोजन यौगिक प्रदान करने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। और ये किस कुल का पौधा है और किस कुल का बैक्टीरिया है? लेग्यूमिनस। और इस लेग्यूमिनस कुल के अंतर्गत ही दाल को रखा गया है। किसको रखा गया है? दालों को रखा गया है। किसके अंदर? लेग्यूमिनस कुल के अंदर। ठीक है, मृतोपजीवी हो गया और सहजीवी हो गया। बात करते हैं परजीवी की। तो परजीवी के अंदर वे जीवाणु आते हैं जो पौधों या जंतुओं के शरीर या उनके भीतर रहते हैं। पौधों या जंतुओं के शरीर या उनके भीतर रहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें जो एग्जाम्पल होगा उसका नाम है ज़ैंथोमोनास। क्या नाम होगा? ज़ैंथोमोनास। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ये याद रखना है कि मृतोपजीवी का एग्जाम्पल एजेटोबैक्टर। बात पूछ ली जाए सहजीवी, क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से सहजीवी का उदाहरण है। आपका ऑप्शन होते हैं एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, ज़ैंथोमोनास या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? राइजोबियम। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करें परजीवी की तो परजीवी का जो एग्जाम्पल है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस उठते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया की साइज एंड शेप के बारे में कि बैक्टीरिया की साइज किस प्रकार की होती है, यहाँ पे कितनी बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, जो भी है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी साइज। बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है, यानी जो लेंथ है 2 से 10 माइक्रोन मीटर। कितनी होती है बैक्टीरिया की साइज? 2 से 10 माइक्रोन मीटर। लेकिन बात करें कि सबसे बड़े बैक्टीरिया का क्या नाम है? सबसे बड़े बैक्टीरिया, तो सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? वेगिया टोआ मिराबिलिस। क्या नाम है? वेगिया टोआ मिराबिलिस। और इस वेगिया टोआ मिराबिलिस की जो लेंथ होती है वो होती है 80 माइक्रोन मीटर। कितनी होती है? 80 माइक्रोन मीटर। तो ये याद रखना, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है बट अब आ सकता है। समझे मेरी बात को? क्योंकि परंपरागत क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, कोई डिफरेंट पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़े बैक्टीरिया का क्या नाम है? वेगिया टोआ मिराबिलिस, जिसकी लेंथ होती है 80 माइक्रोन मीटर। ओके,
आगे बात करते हैं, ये तो किसी साइज के बारे में। अब पढ़ते हैं इसकी शेप के बारे में, इसकी शेप किस प्रकार की होती है। कुछ 5-6 शेप्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली शेप है जिसका नाम है कॉकस। क्या नाम है? कॉकस। कॉकस का अर्थ होता है गोल आकार। क्या होता है? गोल आकार, यानी वे बैक्टीरिया जिनके पीछे क्या लगा होना चाहिए? कॉकस। आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी एक बैक्टीरिया का नाम दे दिया जाए, उसके पीछे कॉकस लगा हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इस बैक्टीरिया की आकृति कैसी है, तो आपको फर्स्ट जवाब होना चाहिए गोल। आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि हमने ये नाम सुना है कि नहीं सुना है, सीधा सीधा जवाब होना चाहिए गोल। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है आपके डिप्लोकोकस, लास्ट में आ रहा है नाम डिप्लोकोकस। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं टेट्राकोकस, वापस से कोकस नाम आ रहा है, यानी आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि जो इसकी आकृति होगी वो गोल आकृति होगी, ठीक है। लेकिन एक अपवाद है, उसके पीछे कोई कोकस नहीं लगा हुआ, उसका नाम मैं बता देता हूं, जिसका नाम है सरसीनी। अरे एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि सरसीनी बैक्टीरिया की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गोल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरी आकृति की, तो उसका नाम है बेसिलस। बेसिलस का अर्थ क्या होता है? छड़नुमा आकृति, सॉरी, छड़नुमा आकृति। अब इससे भी आप पता कर रहे होंगे कि बेसिलस यानी छड़नुमा आकृति, यानी जिस बैक्टीरिया के पीछे यदि बेसिलस लिखा आ जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि भाई इसकी आकृति कैसी है? छड़ की जैसी आकृति। छड़ देखी है ना सभी ने? बिल्कुल देखी होगी सभी ने, बचपन से मम्मी पापा पीटते होंगे, कभी मार खाई होगी, बिल्कुल सारे डीट के डीट हो, है ना। बेसिलस, अपन एग्जांपल लेते हैं बेसिलस में। एक एग्जांपल है मोनोबेसिलस और दूसरे का नाम है डिप्लोबेसिलस। मोनोबेसिलस जो होते हैं वो एकल रूप में पाए जाते हैं और जो डिप्लोबेसिलस होते हैं वो डबल रूप में पाए जाते हैं। बात करें डिप्लोबेसिलस, तो डिप्लोबेसिलस का भी एक एग्जांपल है जिसका नाम है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे एक एग्जांपल है मोनोबेसिलस, लास्ट में नाम क्या आगे लास्ट में आ रहा है बेसिलस, तो पता लग जाना चाहिए कि बेसिलस यानी छड़नुमा आकृति। दूसरा है इसका डिप्लोबेसिलस। डिप्लोबेसिलस बात करें मोनोबेसिलस, तो मोनोबेसिलस जो है वो एकल रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? एकल रूप में। और जो डिप्लोबेसिलस है वो डबल रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? डबल रूप में। डिप्लोबेसिलस का अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसका भी एक एग्जांपल है जिसका नाम है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या नाम है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। यानी आपके सामने दो शेप हो चुकी है, एक तो है कोकस यानी गोल और एक है बेसिलस यानी कि छड़नुमा। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा जो अपने पास पॉइंट होगा उसका नाम है स्पाइरल। स्पाइरल को हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार आकृति। कैसी आकृति? सर्पिलाकार, यानी इस प्रकार से सांप चलता है ना, इस प्रकार से इस बैक्टीरिया की शेप होती है, ठीक है। एग्जांपल के बारे में इसके बारे में पढ़ें तो इसमें भी आपको कुछ हिंट मिल जाएगी, जैसे कि स्पाइरिलम नाम से पता चल रहा होगा, स्पाइरिलम माइनस,
देखते ही पता लग जाएगा कि स्पाइरिलम माइनस किसका एग्जांपल होगा, सर्पिल का। सेकंड एग्जाम की बात करें, वो भी स्पाइरिलम वोलुटेंस। क्या नाम है, स्पाइरिलम वोलुटेंस। आपसे पूछ लिया जाए कि स्पाइरिलम माइनस की आकृति कैसी है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, स्पाइरल, यानी कि सर्पिलाकार। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट, जिसका जो शेप है वो होगी कोमा की आकृति की। अब कोमा की आकृति आप सभी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इस टाइप की, ऐसे ये बैक्टीरिया इस रूप में पाया जाएगा, यानी कि, और इसका जो एग्जाम्पल होगा उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी की आकृति कैसी है, कोमा शेप की। कैसी है, कोमा शेप की। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ वो याद रखना है कि विब्रियो कोलेरी की आकृति कैसी है, कोमा। लास्ट अपना पांचवा पॉइंट है फिलामेंट्स, यानी तंतु की आकृति की। फिलामेंट्स, फिलामेंट्स में बात करें तो फिलामेंट्स में आएंगे, एक तो आएगा लेटेरोथ्रिक्स। क्या नाम आएगा, लेटेरोथ्रिक्स। और दूसरे का नाम है बेगियाटोआ। क्या नाम है, बेगियाटोआ। जैसे बेगियाटोआ के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बेगियाटोआ जो कि सबसे बड़ा जीवाणु है, जिसकी आकृति 80 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, उसकी आकृति कैसी होगी, फिलामेंट की आकृति होगी। दूसरा एग्जांपल है लेटेरोथ्रिक्स। अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, अधिकतर एग्जाम में सिर्फ डिप्लोकोकस यानी कोकस, बैसिलस और कोमा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब जो एग्जाम में आ सकते हैं वो इस प्रकार से आ सकते हैं कि लेटेरोथ्रिक्स की आकृति कैसी है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा फिलामेंट्स की आकृति, ठीक है। एक और है लास्ट, बहुरूपी, यानी जिसके एक से कई रूप हैं, जिसका एक कोई साइज नहीं है पर्टिकुलर, अलग अलग वो अपने रूप बदल सकता है, तो उसे बहुरूपी कैटेगरी में रखा गया है। और उसका एग्जांपल है एसिटोबैक्टर। क्या नाम है, एसिटोबैक्टर, ठीक है। ये अपना पूरा साइज और जो शेप का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हुआ कि साइज में बैक्टीरिया की जो लेंथ होती है वो 2 से 10 माइक्रोमीटर के बीच की होती है। और सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बेगियाटोआ मिराबिलिस, जिसकी साइज होती है 80 माइक्रोमीटर, ठीक है। बात करते हैं आगे इनकी शेप के बारे में। तो शेप इनकी कोकस, बैसिलस, सर्पिलाकार, कोमा, फिलामेंट्स एंड बहुरूपी, सबके बारे में अपन एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये जो एग्जांपल है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सरसिनी की आकृति कैसी है, क्योंकि एक अपवाद, इसके पीछे कोई कोकस नहीं लगा हुआ है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ सर ने तो कहा था कोकस लगा दीजिए, वो आपका एग्जांपल हो जाएगा। नहीं, सरसिनी ये अपवाद है, तो इसे याद ही रखना इस फैक्ट को, ठीक है। बात आगे चलते हैं, बैक्टीरिया का लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है कि ये श्वसन किस प्रकार से करते हैं, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी। बात करें कि वे जीवाणु जो ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी जो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो जीवाणु क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारी जीवाणु। और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं उसमें एग्जांपल किसका आता है, क्लोस्ट्रीडियम। किसका आता है, क्लोस्ट्रीडियम।
यानी आपसे पूछ लिया जाए कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो ऑक्सीजन का उपयोग ना करते हुए भी श्वसन की क्रिया करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्लोस्ट्रीडियम। तो ये आपके बैक्टीरिया के बारे में था। मोनेरा में 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, आर्की बैक्टीरिया और क्यू बैक्टीरिया। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपन, साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। ऐसे रख कर देता हूं मैं यहां से। साइनोबैक्टीरिया, आपने नील हरित शैवाल का नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उस ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसका एक और नाम है साइनोफाइटा। क्या नाम है? साइनोफाइटा भी कहा जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एग्जाम जो एल्गी है उसके जो एग्जांपल्स हैं, उसका फर्स्ट जो नाम है वो है स्पाइरुलिना। क्या नाम है? स्पाइरुलिना। दूसरा जो नाम है वो है एनाबीना और तीसरा जो नाम है वो है नॉस्टॉक। क्या नाम है? नॉस्टॉक। यानी स्पाइरुलिना, एनाबीना और नॉस्टॉक। समझ में आ गया यहाँ तक कि ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है और साइनोफाइटा भी कहा जाता है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए नील हरित शैवाल को रखा गया है। अब नील हरित शैवाल के भी एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? स्पाइरुलिना है, एनाबीना है और नॉस्टॉक है, ठीक है। आगे हम बात करें माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा को जो सर्वप्रथम खोज की वो की किसने? लुई पास्चर। किसने की? लुई पास्चर ने। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। आगे जाके 2 साइंटिस्ट और हुए, ठीक है, जिनका नाम था एक का नाम था नोकार्ड और एक का नाम था रस्का। क्या नाम था? नोकार्ड और रस्का। माइकोप्लाज्मा की जो सर्वप्रथम खोज की वो लुई पास्चर ने की, लेकिन आगे चलकर ये सफल नहीं हो पाए। उसके बाद जो माइकोप्लाज्मा की जो खोज की वो नोकार्ड वे रस्का ने की और उन्होंने ही, इस नोकार्ड और रस्का ने ही माइकोप्लाज्मा का क्या किया? नामकरण किया और इसे आगे चलकर माइकोप्लाज्मा वंश में रखा गया, ठीक है। आगे बात करें जो मोनेरा जो जगत है, ठीक है, यहाँ जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? जोकर। क्या कहा गया है इसे? जोकर कहा गया है, यानी जीव जगत का जोकर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि जीव जगत का जोकर किसे कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद अपन बात आगे करें कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, माइकोप्लाज्मा में आरएनए और डीएनए दोनों ही पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा में यहां मैं ऊपर लिख देता हूं कि आरएनए और डीएनए दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए की मात्रा डीएनए की मात्रा से ज्यादा होती है, ठीक है। आरएनए की मात्रा डीएनए की मात्रा से ज्यादा होती है और सेल वॉल की अपन बात करें तो इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, यानी सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। और ये एक प्रोकैरियोट एक कोशिकीय जीव है। क्या है? प्रोकैरियोट एक कोशिकीय जीव। माइकोप्लाज्मा की जो सर्वप्रथम खोज की वो लुई पास्चर ने की, लेकिन आगे चलकर ये अपने सफल परिणाम नहीं दे पाया, जिसके कारण नोकार्ड और रस्का 2 साइंटिस्ट और आए। उन्होंने फिर दोबारा छानबीन की
ठीक है। और इस जो बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा है इसके बारे में खोजबीन की। खोजबीन करने के बाद इन्होंने इसका नामकरण किया, और नामकरण क्या रखा, माइकोप्लाज्मा, और आगे चलकर इसे माइकोप्लाज्मा वंश में रखा गया। ठीक है। बात आती है कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव जगत का जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों ही मौजूद होते हैं, लेकिन आरएनए की जो मात्रा होती है वो डीएनए से ज्यादा होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। और सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, और ये प्रोकैरियोट एक कोशिकीय जीव है। यहाँ तक सभी का क्लियर हो जाना चाहिए। 4 पॉइंट पढ़ाए हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अपन इसे मिटा देते हैं एक बार। यहाँ पे लिख देते हैं कि माइकोप्लाज्मा जनित रोग, माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग। ठीक है। जिसमें से पहला अपन एग्जांपल लेते हैं कि बैंगन का जो लघुपर्णी जो रोग है वो किस टाइप का है, माइकोप्लाज्मा। यानी आपसे पूछ लिया जाए बैंगन का लघुपर्णी रोग उदाहरण है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। दूसरा जो है वो है गन्ने का धारिया रोग। दूसरा है गन्ने का धारिया रोग, यानी धारी टाइप की पड़ जाती है। ठीक है ना, उसका भी एग्जांपल क्या है, माइकोप्लाज्मा। और लास्ट थर्ड है आलू का कुर्चिसम रोग। इन तीनों पॉइंटों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बैंगन का लघुपर्णी रोग, ठीक है, गन्ने का धारिया रोग और आलू का कुर्चिसम रोग किसके उदाहरण है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जनित रोग के 3 टाइप्स, बैंगन का लघुपर्णी, गन्ने का धारिया रोग और आलू का कुर्चिसम रोग। तो यहाँ पर आपका आज ये मोनेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल जो अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं वो होगी अपनी प्रोटिस्टा की। किसकी होगी, प्रोटिस्टा जगत की, जो 2nd नंबर का अपना किंगडम है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।